कहानी की शुरुआत में एक एयरपोर्ट पर ब्रैड नाम का एक एक्सपीरियंस्ड पायलट जल्दी जल्दी अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी दौरान वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी थोड़ी घबराई हुई कहती है, मैंने सुबह न्यूज में देखा था कि जिस एरिया में आप जा रहे हो वहाँ वेदर बहुत डेंजरस हो चुका है, इसी वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल भी कर दी गई हैं। प्लीज आप भी फ्लाइट कैंसिल करके घर आ जाओ। ब्रैड हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैंने इससे भी ज्यादा खतरनाक वेदर में प्लेन सेफली लैंड कराया है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा और जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। अपने पापा की बात सुनकर उसकी बेटी भी चैन की सांस लेती है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इसके बाद ब्रैड प्लेन में पहुंचकर अपने को पायलट से मिलता है। को पायलट काफी नर्वस नजर आ रहा था क्योंकि आज वह पहली बार इतनी बड़ी कमर्शियल फ्लाइट हैंडल करने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुला लेती है। बाहर एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से तुम्हें एक डेंजरस क्रिमिनल को भी इसी फ्लाइट में ले जाना होगा, इसका नाम टोनी है। ऑफिसर आगे बताता है कि टोनी एक बेहद ताकतवर और खतरनाक कातिल है जिस पर मर्डर का केस चल रहा है। अब इसे दूसरे देश ले जाकर जिंदगी भर के लिए जेल में डाला जाएगा। पुलिस ऑफिसर कहता है, ये जिम्मेदारी हम सिर्फ तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक एक्सपीरियंस्ड और डिपेंडेबल पायलट हो। ब्रैड बिना किसी बहस के इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और टोनी को प्लेन की सबसे पिछली सीट पर बिठा देता है ताकि बाकी पैसेंजर्स की सेफ्टी और कंफर्ट पर कोई असर न पड़े। उसके बाद सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट्स पर सेटल हो जाते हैं और ब्रैड केबिन क्रू से कंफर्म कर लेता है कि सभी पैसेंजर्स सेफली आ चुके हैं। सब कुछ क्लियर होते ही प्लेन रनवे पर दौड़ता है और कुछ ही पलों में आसमान की तरफ टेक ऑफ कर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचते ही ब्रैड प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है और को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। वो अपने फोन में अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए मुस्कुरा कर कहता है, मेरी बेटी ही मेरी पूरी दुनिया है, उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। दूसरी तरफ केबिन के अंदर पैसेंजर्स भी अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। कोई म्यूजिक सुन रहा था, कोई बातें कर रहा था तो कोई खिड़की से बाहर के खूबसूरत नजारे देख रहा था। लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल शुरू होने वाला है। केबिन के अंदर भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दोनों पायलट्स रिलैक्स थे और प्लेन बिना किसी दिक्कत के स्मूथली फ्लाई कर रहा था। लेकिन तभी अचानक मौसम ने अपना रूप बदल लिया। ब्रैड तुरंत अलर्ट हो गया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। बिना एक सेकंड गंवाए अनाउंसमेंट करता है और सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने की वार्निंग दे देता है। साथ ही रेडियो के थ्रू कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से सारे सिस्टम्स फेल हो चुके थे और तभी आसमान से एक जबरदस्त बिजली सीधा प्लेन से टकरा जाती है। एक ही पल में पूरा प्लेन जोर से हिलने लगता है। प्लेन इतने खतरनाक झटके खाने लगता है कि हर किसी की सांसें थम जाती हैं। सिचुएशन को देखते हुए ब्रैड तुरंत बाहर निकलता है ताकि पैसेंजर्स का हाल देख सके। सबको सेफ देखकर उसे थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। प्लेन की लाइट्स धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और उसी वक्त एयरक्राफ्ट को पहले से भी ज्यादा खतरनाक झटके लगने शुरू हो जाते हैं। अचानक एक जबरदस्त झटका लगता है और ब्रैड का सिर छत से टकरा जाता है जिससे उसके माथे पर गहरी चोट लग चुकी थी। ये खौफनाक मंजर देखते ही पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। हर पैसेंजर की सांसें थम सी जाती हैं। ब्रैड बिना वक्त गवाए दोबारा केबिन में लौट आता है और अपने को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बाहर का मौसम इतना खराब था कि उन्हें आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रैड घबराते हुए कहता है, हमें प्लेन का एल्टीट्यूड तुरंत कम करना होगा। अगर एक और बिजली का झटका लगा तो यह प्लेन हवा में ही तबाह हो सकता है। दोनों पायलट तुरंत प्लेन को नीचे लाना शुरू कर देते हैं और एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे आने लगता है। केबिन के अंदर बैठे पैसेंजर डर के मारे चीखने लगते हैं। इसी बीच क्रिमिनल टोनी के साथ मौजूद पुलिस ऑफिसर के हाथ से उसका मोबाइल फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। मोबाइल फोन उठाने के लिए वो अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। उसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन प्लेन उस वक्त बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। जैसे ही उन दोनों की सीट बेल्ट खुलती है, ग्रेविटी का जबरदस्त झटका उन्हें सीधा ऊपर छत की तरफ उछाल देता है। दोनों इतनी जोर से छत से टकराते हैं कि मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद प्लेन इतनी हाइट तक आ जाता है जहां ब्रैड और उसका को पायलट किसी तरह एयरक्राफ्ट पर दोबारा कंट्रोल पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। प्लेन के सिस्टम्स में अब इतनी पावर नहीं बची थी कि वह एयरपोर्ट तक सेफली पहुंच सके। हालात को देखते हुए ब्रैड एयरपोर्ट की जगह प्लेन को समंदर में क्रैश लैंडिंग कराने का फैसला लेता है। लेकिन तभी इन दोनों की नजर दूर समुंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर पड़ती है। ब्रैड बिना एक सेकंड वेस्ट किए प्लेन का रूट उस
आइलैंड की तरफ मोड़ देता है और इमरजेंसी लैंडिंग का रिस्की डिसीजन ले लेता है। काफी स्ट्रगल के बाद वह फाइनली आइलैंड पर बनी एक पतली सी रोड पर प्लेन को सेफली लैंड करा देता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस खतरनाक इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भी सारे पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ थे और किसी को भी कोई चोट नहीं आई। तभी अचानक प्लेन के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। ये देखकर ब्रैड को थोड़ी सी उम्मीद मिलती है, क्योंकि इसका मतलब था कि प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी बाकी थी। जब सारे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकल जाते हैं तब एक एयर होस्टेस ब्रैड के पास आकर बताती है कि टोनी को ले जा रहा पुलिस ऑफिसर मर चुका है और एक एयर होस्टेस ने भी अपनी जान गंवा दी। ये खबर सुनते ही ब्रैड का चेहरा उतर जाता है और वो अंदर ही अंदर टूट सा जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का ऑनर टेंशन में आ जाता है। रेडार से प्लेन अचानक गायब हो चुका था और रेडियो कम्युनिकेशन फेल होने की वजह से उसके पायलट से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। सिचुएशन को देखते ही वो तुरंत जोनाथन नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशंस में फंसे हुए लोगों को ढूंढने के लिए जाना जाता है। ऑनर उससे कहता है, मुझे प्लेन की एक एक डिटेल चाहिए, वो अभी कहाँ है, क्रू और पैसेंजर्स किस हालत में है और उनके साथ आखिर हुआ क्या है। इतना सुनते ही जोनाथन बिना देरी किए अपने मिशन पर निकल पड़ता है। इधर आइलैंड पर फंसे हुए सारे पैसेंजर्स सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे, आखिर वो इस सुनसान आइलैंड पर लैंड क्यों हुए हैं और अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को एक जगह इकट्ठा करके आराम से समझाने लगता है, इमरजेंसी लैंडिंग सिर्फ आप सबकी सेफ्टी के लिए करनी पड़ी है। प्लेन में अभी थोड़ी बहुत पावर बची हुई है, जिससे हम जरूरी सिस्टम्स चेक करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सब शांत रहिए, पैनिक मत कीजिए, बहुत जल्द हम यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। इतना कहकर ब्रैड और उसकी टीम तुरंत प्लेन चेक करने लगते हैं, लेकिन चेकिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि एयरक्राफ्ट की पावर लगभग खत्म हो चुकी है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रेस्क्यू टीम का वेट करना। सिचुएशन को समझने के लिए ब्रैड और को पायलट मैप निकालकर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करते हैं। कुछ देर बाद को पायलट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराते हुए कहता है, हम किसी नॉर्मल आइलैंड पर नहीं बल्कि एक प्राइवेट आइलैंड पर क्रैश हुए हैं। ये जगह डेंजरस है, यहाँ रहने वाले लोग किसी गवर्नमेंट या लॉ को नहीं मानते। अगर हम उनके हाथ लग गए तो शायद हमें बचाने कोई भी नहीं आ पाएगा। ये सुनते ही ब्रैड बिना टाइम वेस्ट किए कहता है, चाहे जो भी हो, हमें किसी भी तरह रेस्क्यू टीम तक अपना मैसेज पहुंचाना ही होगा। बस वही एक उम्मीद है जो हमें यहाँ से जिंदा निकाल सकती है। दोनों तुरंत प्लेन का रेडियो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसमानी बिजली के जबरदस्त स्ट्राइक ने कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। रेडियो अब बिल्कुल डेड था। ब्रैड फिर पैसेंजर्स के पास जाकर सच बताता है, रेडियो फिलहाल काम नहीं कर रहा, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आइलैंड के दूसरे साइड जाकर कोई वर्किंग कम्युनिकेशन सिस्टम या रेडियो टावर ढूंढेंगे। जैसे ही कंट्रोल टावर से कांटेक्ट हो गया, रेस्क्यू टीम सीधा यहाँ पहुंच जाएगी और हम सबको सेफली यहाँ से निकाल लेगी। ब्रैड की बातों से पैसेंजर्स को थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस आइलैंड पर उनका सामना अब किससे होने वाला था। इसके बाद ब्रैड एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो कहता है, मेरे साथ टोनी जाएगा। इतना कहकर वो टोनी की हैंडकफ्स खोल देता है। ब्रैड को पायलट से कहता है, तुम प्लेन की पावर और बाकी सिस्टम्स को रिपेयर करने की कोशिश करो, मैं किसी भी तरह रेडियो या कम्युनिकेशन सोर्स ढूंढकर रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करूंगा। इसके बाद ब्रैड और टोनी घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां उनका मिशन सिर्फ एक था, रेडियो ढूंढना और सबकी जान बचाना। रास्ते में टोनी ब्रैड से कहता है, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स। अब सीन शिफ्ट होता है उसी आइलैंड पर छिपे हुए एक डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप की तरफ। तभी उनके कैंप में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और लीडर को बताता है, इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से एक प्लेन आइलैंड पर उतर चुका है और उसमें अलग अलग कंट्रीज के बहुत सारे पैसेंजर्स मौजूद हैं। ये खबर सुनते ही लीडर उस आदमी को इनाम के तौर पर पैसे देता है और अपनी पूरी टीम को तुरंत तैयार होने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर ब्रैड और टोनी लगातार आगे बढ़ रहे थे। टोनी पूछता है, तुमने मुझे आजाद क्यों किया और हम जा कहाँ रहे हैं? ब्रैड उसे जवाब देता है, इस आइलैंड पर एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप छिपा हुआ है और उनसे लड़ने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर टोनी अपना राज खोलता है। वो कहता है, मैं पहले यूएस मिलिट्री का हिस्सा रह चुका हूँ, कई सालों तक कॉम्बैट मिशंस पर ड्यूटी की है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। ब्रैड जब पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ होता ही नहीं। टोनी मौका देखते ही ब्रैड को चकमा देकर जंगल में फरार हो चुका था। इसके बाद ब्रैड अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए ब्रैड को एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री नजर आती है। फैक्ट्री के अंदर उसे एक पुराना सा टेलीफोन मिलता है, लेकिन वो पूरी तरह से खराब था। ब्रैड हार नहीं मानता, वो साइड में लगी तारों को जोड़ना शुरू करता है और कुछ ही देर बाद टेलीफोन दोबारा चल पड़ता है। मौका देखते ही ब्रैड कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल लगाता है और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ पूरी सिचुएशन बताने लगता है, लेकिन खराब नेटवर्क और लाइन डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी आवाज सामने तक ठीक
ठीक से नहीं पहुंच पाती। हेल्पलाइन वाले उसकी बात समझ ही नहीं पाते और कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तभी ब्रैड के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो तुरंत अपनी बेटी को कॉल करता है और कहता है कि उसकी लोकेशन और सारी इंफॉर्मेशन एक पेपर पर लिखकर सीधा कंपनी के ऑफिस तक पहुंचा दे। लेकिन इसी बीच पीछे से एक अनजान आदमी अचानक ब्रैड पर जानलेवा हमला कर देता है। ब्रैड पूरी ताकत लगाकर उससे टक्कर देता है और एक जबरदस्त फाइट के बाद उस आदमी को बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देता है। तभी ब्रैड को किसी और के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो बिना वक्त गवाए छिप जाता है। कुछ ही पल बाद सामने जो शख्स आता है वो कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है। टोनी ने रास्ते में कई गुंडों को खत्म करके उनके वेपन्स अपने पास रख लिए थे। वो ब्रैड को आवाज लगाता है। जैसे ही ब्रैड सामने आता है, टोनी अपनी एक गन उसके हाथ में दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी हिफाजत कर सके। इसके बाद दोनों फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक रहस्यमयी कैमरा मिलता है। कैमरा की रिकॉर्डिंग और वहां बिखरे हुए पासपोर्ट देखकर ब्रैड और टोनी को एक खौफनाक सच का पता चलता है। उन्हें समझ आता है कि इस आइलैंड पर टेररिस्ट लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से पैसे वसूलते हैं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि पैसे मिलने के बाद भी ये लोग किसी को जिंदा नहीं छोड़ते बल्कि बेरहमी से उनका काम तमाम कर देते हैं। ये सब देखते ही ब्रैड को एहसास हो जाता है कि प्लेन के सारे पैसेंजर्स भी बहुत बड़े खतरे में हैं। दोनों बिना एक सेकंड गवाए फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं। बाहर उन्हें एक जीप खड़ी नजर आती है। ये वही गाड़ी थी जो उस टेररिस्ट की थी जिसे कुछ देर पहले ब्रैड ने मार गिराया था। ब्रैड और टोनी तुरंत जीप में बैठते हैं और फुल स्पीड में पैसेंजर्स की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ प्लेन के पास सभी पैसेंजर्स बेचैनी से ब्रैड का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि ब्रैड किसी रेस्क्यू टीम के साथ लौटेगा। तभी दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। सबको लगता है कि ब्रैड रेस्क्यू टीम लेकर आया है, लेकिन वो रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि आइलैंड के खतरनाक आतंकवादी थे। आते ही वे हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं ताकि सभी पैसेंजर्स डरकर चुप हो जाएं। गोलियों की गूंज ब्रैड और टोनी तक भी पहुंच जाती है। आवाज सुनते ही ब्रैड जीप को तेजी से प्लेन की तरफ दौड़ा देता है। इधर टेररिस्ट्स का लीडर सीधा एयर होस्टेस के पास जाकर पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है। डर से कांप रही एयर होस्टेस बिना देरी किए लिस्ट उसके हवाले कर देती है। इसी बीच गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है, तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ है? को पायलट घबराते हुए जवाब देता है, वो किसी जरूरी काम से जंगल गए थे लेकिन अब तक वापस नहीं आए। तभी वहाँ ब्रैड और टोनी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों चुपचाप दूर से पूरी सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे थे। इसी बीच एक औरत डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आतंकवादी बिना सोचे उस पर गोली चला देते हैं। ये मंजर देखकर ब्रैड का गुस्सा फूट पड़ता है और वह तुरंत उनकी मदद करने के लिए उठ खड़ा होता है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है और कहता है, ये लोग बहुत ज्यादा हैं, अगर अभी गए तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद गैंग का लीडर सभी पैसेंजर्स को जबरदस्ती एक बस में भर देता है। जाने से पहले वो अपने आदमी को हुक्म देता है, प्लेन के अंदर जो भी सामान मिले सब लूट लेना। इतना कहकर पूरा गैंग पैसेंजर्स को अपने सीक्रेट हाइड आउट की तरफ ले जाता है। गैंग के जाते ही ब्रैड गुस्से में टोनी पर भड़क उठता है। वो कहता है, वो हमारे पैसेंजर्स को उठा ले गए और तुमने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। टोनी शांत रहकर समझाता है, हम सिर्फ 2 लोग और सामने पूरी आर्मी थी। अगर तुम उस वक्त जाते तो न पैसेंजर्स बचते और न हम। इसके बाद ब्रैड और टोनी प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ आतंकवादियों को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। ब्रैड उनसे पूछता है, वो सबको कहाँ ले गए? डर के मारे आतंकवादी सच बोल देता है, यहाँ से कुछ दूर हमारा एक सीक्रेट कैंप है, सबको वहीं ले जाया गया है। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को ब्रैड का लिखा हुआ नोट दे देती है, जिसमें प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन और पूरी सिचुएशन लिखी थी। रेस्क्यू टीम तुरंत सैटेलाइट की मदद से प्लेन को ट्रैक कर लेती है। कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि प्लेन एक सुनसान आइलैंड पर क्रैश हुआ है और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस आइलैंड पर एक बेहद डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा है। इसके बाद रेस्क्यू ऑफिसर अपनी प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और पूरी सिचुएशन समझाने के बाद उस खतरनाक आइलैंड पर तुरंत पहुंचने का ऑर्डर देता है। कैप्टन बिना एक सेकंड वेस्ट किए मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपनी एलीट टीम के साथ कैश से भरा एक बैग और वेपन से लोडेड बैग्स व्हीकल में रखकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ब्रैड नोटिस करता है कि आतंकवादियों के ले जाने से पहले प्लेन के को पायलट ने पावर सिस्टम रिपेयर कर दिया था। अचानक प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। ये देखकर ब्रैड के चेहरे पर उम्मीद की एक नई मुस्कान आ जाती है। वो अपनी रेस्क्यू यूनिफॉर्म पर एक जरूरी मैसेज लिखकर छोड़ देता है ताकि जो भी रेस्क्यू टीम आए सीधा आतंकवादियों के हाइड आउट तक पहुंच सके। इसके बाद ब्रैड और टोनी बिना वक्त गवाए जंगल के डेंजरस रास्ते से होते हुए आतंकवादियों के सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं। दोनों
गाड़ी से उतरते ही चुपके से अंदर घुस जाते हैं। अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आतंकवादी प्लेन के सारे पैसेंजर्स को डरा धमका कर उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि उन वीडियो को उनकी फैमिलीज को भेजकर उनसे पैसे वसूल सके। उधर रेस्क्यू ऑफिसर की भेजी हुई प्राइवेट आर्मी भी प्लेन तक पहुंच जाती है, लेकिन प्लेन के आसपास किसी को न देखकर टीम का कैप्टन प्लेन के अंदर जाता है। उन्हें 2 आतंकवादियों की लाशें मिलती हैं। ये वही दोनों थे जिनका खेल ब्रैड और टोनी ने वहीं खत्म कर दिया था। सर्च के दौरान कैप्टन को ब्रैड की यूनिफॉर्म पर लिखा हुआ मैसेज भी मिल जाता है। उस मैसेज में आतंकवादियों के सीक्रेट ठिकाने तक पहुंचने का पूरा रास्ता और एक वार्निंग लिखी होती है। मैसेज पढ़ते ही पूरी प्राइवेट आर्मी बिना देरी किए उस खतरनाक जंगल की तरफ निकल पड़ती है, जहां अब एक जबरदस्त और जानलेवा बैटल शुरू होने वाली थी। दूसरी तरफ टोनी और ब्रैड आतंकवादियों के ठिकाने पर चुपचाप नजर बनाए हुए थे। जैसे ही उन्हें एक परफेक्ट मौका मिला, दोनों ने पीछे से अटैक करके 2 टेररिस्ट्स को बिना शोर मचाए खत्म कर दिया। इसके बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बड़े से रूम के बाहर पहुंच गए। इसी रूम के अंदर प्लेन के सारे पैसेंजर्स को बंदी बनाकर रखा गया था। ब्रैड उन सबको बचाना चाहता था, लेकिन रूम के बाहर गार्ड्स तैनात थे। तब टोनी और ब्रैड एक एक करके गार्ड्स को साइलेंटली एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ब्रैड एक गार्ड से रूम की चाबी छीन लेता है और तुरंत लॉक खोलकर सभी पैसेंजर्स को आजाद कर देता है। ब्रैड उनसे कहता है, जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें तुम सबको यहाँ लाया गया था। डर से कांप रहे पैसेंजर्स बस की तरफ जाने लगते हैं। तभी टोनी ब्रैड के पास आता है और कहता है, गाड़ी में यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रूट है और उस एग्जिट पर कई सारे आतंकवादी गन्स लेकर खड़े हैं। ब्रैड बस में बैठे डरे हुए पैसेंजर्स की तरफ देखता है। सबके चेहरों पर सिर्फ खौफ नजर आ रहा था। तब वो अपनी जान की परवाह के बिना एक ऐसा डिसीजन लेता है जो सबकी जिंदगी बदल सकता था। वो टोनी से कहता है, मैं उन सब टेररिस्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और तुम इसी मौके का फायदा उठाकर सब पैसेंजर्स को यहाँ से सेफली निकाल लेना। टोनी तुरंत मना कर देता है और कहता है, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ब्रैड उसे समझाता है, अगर इन लोगों को बचाना है तो हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ब्रैड की बात सुनकर टोनी आखिरकार उस प्लान के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद ब्रैड हिम्मत करके टेररिस्ट्स के लीडर के पास जाता है और कहता है, मैंने रेस्क्यू के लिए इंफॉर्मेशन दे दी है, बहुत जल्द यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है। ब्रैड की बात सुनते ही पूरा गैंग जोर जोर से हंसने लगता है। अगले ही पल वे उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। गैंग का लीडर गुस्से में कहता है, पैसे लिए बिना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। जैसे ही टेररिस्ट्स ब्रैड को खत्म करने वाले होते हैं, तभी अचानक एक रेस्क्यू स्क्वाड वहां एंट्री मार देती है। पूरे एरिया में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से काफी देर तक जबरदस्त गन फाइट चलती है। आखिरकार रेस्क्यू टीम टेररिस्ट्स को ढेर कर देती है और ब्रैड को बचा लेती है। इसके बाद वो उसे सभी पैसेंजर्स के साथ बस में बिठाकर वहां से निकल जाती है। पीछे खड़ा गैंग का लीडर अपने मरे हुए साथियों को देखता है। तभी उसकी नजर अपने छोटे भाई की लाश पर पड़ती है। ये देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अब वो इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने का फैसला लेता है। इसके बाद वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है, तैयारी शुरू करो, अब शिकार करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ बस में रेस्क्यू टीम का कैप्टन बताता है, हम सिर्फ 5 लोगों की एक रेस्क्यू स्क्वाड है, हम सबको यहाँ से निकालने आए हैं। ऑफिशियल रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। ये सुनते ही ब्रैड कहता है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, टेररिस्ट्स किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। जैसे ही सब लोग प्लेन के पास पहुंचते हैं, ब्रैड सभी पैसेंजर्स से कहता है, प्लेन की पावर वापस आ चुकी है, मतलब अब इंजन स्टार्ट हो सकता है और अगर सब ठीक रहा तो हम इसी वक्त इस खतरनाक आइलैंड से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद ब्रैड सभी पैसेंजर्स को तुरंत प्लेन में बैठने के लिए बोलता है। वो कहता है कि अब रेस्क्यू टीम का इंतजार करना बेकार है, अगर वे यहीं रुक गए तो टेररिस्ट्स उन सबको मार डालेंगे। ब्रैड की बात समझते ही सभी लोग बिना देरी किए प्लेन में चढ़ जाते हैं। इसके बाद ब्रैड पूरे एयरक्राफ्ट की फाइनल चेकिंग करने लगता है, लेकिन तभी अचानक टेररिस्ट्स का पूरा गैंग वापस आ जाता है और सीधा प्लेन पर हमला बोल देता है। उन्हें देखते ही सिक्योरिटी टीम मोर्चा संभाल लेती है। अगले ही पल दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की बारिश के बीच रेस्क्यू टीम एक एक करके टेररिस्ट्स को ढेर कर देती है। इसी दौरान ब्रैड टीम लीडर से कहता है, मैं 2 मिनट बाद प्लेन उड़ा दूंगा, तब तक तुम सब किसी भी तरह एयरक्राफ्ट के अंदर पहुंच जाना। इतना कहकर ब्रैड गोलियों से बचता हुआ प्लेन तक पहुंचता है और पायलट
के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश में लग जाता है। दूसरी तरफ टोनी की मैगजीन बिल्कुल खाली हो जाती है। जब वो जल्दी जल्दी बैग्स में बुलेट्स ढूंढता है तब उसकी नजर अचानक कैश से भरे एक बैग पर पड़ती है, लेकिन उस वक्त उसके लिए पैसे नहीं, जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो कैश को वहीं छोड़कर दूसरे बैग से बुलेट्स उठाता है और दोबारा टेररिस्ट्स पर टूट पड़ता है। उधर ब्रैड एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे रनवे की तरफ मोड़ देता है। मौका मिलते ही सिक्योरिटी टीम के सोल्जर्स एक एक करके प्लेन में चढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि टोनी उन्हें कवर फायर देकर टेररिस्ट्स को रोकता रहता है। इसी बीच एयरक्राफ्ट में पावर वापस आ जाती है और रेडियो भी दोबारा काम करने लगता है। रेडियो कनेक्ट होते ही एयरलाइन कंपनी का ऑनर ब्रैड से कांटेक्ट करता है और कहता है, मैं तुम्हें एक सेफ लोकेशन गाइड करता हूँ, वहीं प्लेन लेकर निकल जाओ। लेकिन इसी बीच टोनी प्लेन में चढ़ने के बजाय कैश से भरा बैग उठाता है और चुपचाप वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो वापस गया तो पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज देगी। इसके बाद गैंग का लीडर गुस्से से पागल हो जाता है। बदला लेने के लिए वो सीधे प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लेकर एक ही ब्लास्ट में सबको उड़ा देने का प्लान बना लेता है, लेकिन उसे ट्रिगर दबाने का मौका मिलता उससे पहले ही ब्रैड उस पर प्लेन ही चढ़ा देता है। ये सब देखकर टोनी चैन की सांस लेता है। फिर वो बिना वक्त गवाए जंगल की तरफ भाग निकलता है। इधर ब्रैड प्लेन को आइलैंड से दूर एयरलाइन कंपनी के ओनर द्वारा बताई गई सेफ लोकेशन की तरफ उड़ाने लगता है, लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। प्लेन के इंजन में दोबारा आग लग जाती है और एयरक्राफ्ट बुरी तरह कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। ब्रैड तुरंत इमरजेंसी वार्निंग ऑन करके पूरी हिम्मत के साथ प्लेन को धीरे धीरे रनवे की तरफ ले जाता है। आखिरकार मौत को एक बार फिर हराते हुए ब्रैड प्लेन की सेफ लैंडिंग करवा देता है। जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे पर रुकता है सभी पैसेंजर्स की जान बच जाती है। ब्रैड और को पायलट के चेहरों पर सुकून और जीत की मुस्कान आ जाती है। उधर एयरलाइन कंपनी का ओनर और उसकी पूरी टीम भी ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठती है। लैंडिंग के बाद ब्रैड तुरंत पैसेंजर्स का हाल देखने पीछे जाता है। सबको सेफ देखकर उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर जाता है और सारे पैसेंजर्स उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है। उन्हें देखते ही सभी पैसेंजर्स के चेहरों पर राहत आ जाती है। ब्रैड सभी को रेस्क्यू टीम के साथ सेफली भेज देता है। इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद ब्रैड प्लेन की सीढ़ियों पर बैठकर सुकून की सांस लेता है और अपनी बेटी को कॉल करके उसकी आवाज सुनता है। यहीं पर इस जबरदस्त स्टोरी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।